तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 29 जून और 29 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पे करंट अफेयर्स पूछी जाती है उसके हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और निम्न में से किसने डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम शुरू करने के लिए गठबंधन की घोषणा की है। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और व्हाट्सएप ने डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम शुरू करने के लिए गठबंधन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों को डिजिटल और ऑनलाइन कौशल को आत्मसात करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसका समापन डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रमाणन के साथ होगा, यानी कि आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो किसके साथ किया है? व्हाट्सएप के साथ। और आप फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 है कि केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल का कार्यभार 1 साल और बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दिया है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो केंद्र सरकार ने भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, कौन है? के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया है और बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। 2020 में भी उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा था और 2021 हो गया था। वही बात कर ले, ये भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में 1 जुलाई 2017 को अपॉइंट किए गए थे, भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में। कौन? के वेणुगोपाल। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारत के 15वें भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल है। और जैसे ही 1 जुलाई माइंड में आए तो आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि GST डे। 1 जुलाई को कौन सा डे है? GST डे है। 2017 में भी इसकी शुरुआत की गई थी GST की 1 जुलाई को ही। तो 1 जुलाई किस डे के रूप में मनाया जाता है? GST डे के रूप में मनाया जाता है। अभी आने वाले दिन में मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊँगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है कि भारत ने जून 2021 में किस राज्य के तट पर अग्नि प्राइम के रूप में जाने जाने वाली अग्नि श्रृंखला की एक नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारत ने 28 जून को ओडिशा के तट पर अग्नि प्राइम के रूप में जाने वाली अग्नि श्रृंखला की एक नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नई परमाणु सक्षम मिसाइल पूरी तरह से मिश्रित सामग्री से बनी है और यह एक टेस्ट बुक लॉन्च था। यह एक कनस्तरीय मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। वैसे तो भारत के पास अग्नि मिसाइल तो थी ही, परंतु उसकी रेंज और बढ़ाकर इसका नामकरण कर दिया गया है अग्नि प्राइम नामकरण कर दिया गया है। और इसकी जो क्षमता है वह बढ़ाकर 1000 से लेकर 2000 के बीच में कर दी गई है। 1K से 2K के बीच कर दी गई है। तो अब भारत की ओडिशा में की गई है, तो ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की कैपिटल कहाँ है? तो भुवनेश्वर ओडिशा की कैपिटल है। ओडिशा के CM कौन है? तो नवीन पटनायक ओडिशा के CM है। और ओडिशा के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? तो ओडिशा के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। जून 2021 में निम्न में से किसने मारू स्ट्राइक का आयोजन किया, जो अपनी तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता को प्रमाणित करने के लिए एक हवाई जहाज अभ्यास था? यानी कि आपको बता दें कि 27 जून 2021 के भारतीय सेना के शत्रुजीत ब्रिगेड एक आपका भारतीय सेना का बैटल ग्रुप है जो कि मारू स्ट्राइक का आयोजन किया, जो कि अपनी तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता को प्रमाणित करने के लिए एक हवाई अभ्यास था। अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के तत्वों के बीच संयुक्त योजना और एकीकरण को शामिल करते हुए गहन तैयारी की श्रृंखला से पहले यह अभ्यास किया गया। अभ्यास में कुल 72 घंटे चला और 72 घंटे के गहन
अभ्यास एकीकृत युद्ध अभ्यास का मान्य दिया गया, जिसमें मशीनीकृत बलों को भी शामिल किया गया था, जिसमें एयरबॉर्न, मैकेनाइज्ड और एयरफोर्स के बीच दक्षिणवर्त सटीकता और निर्बाध एकीकरण का प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो कौन सा रेजिमेंट किया? शत्रुजीत ब्रिगेड ने यह अभ्यास किया। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके डिफेंस एस्पिरेंट के लिए, जो भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके हिसाब से यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स वाई ग्रुप वगैरह की प्रिपरेशन करने वाले। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। इसरो मानव अंतरिक्ष यान गगनयान के हिस्से के रूप में दिसंबर 2021 में पहला मानव रहित मिशन लॉन्च करेगा। मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस लॉन्चर को चुना गया? तो सबसे पहले मैं आपको गगनयान कार्यक्रम के बारे में समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारतीय प्रक्षेपण यान पर मनुष्यों को पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता प्रदर्शित करना है। और इसके लिए इसरो ने जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल चुना है वो है आपका GSLV Mark 3। GSLV Mark 3 आपका लॉन्च व्हीकल चुना है। और GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जियोसेनरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियोसेनरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV का फुल फॉर्म होता है। वहीं अगर बात कर ले PSLV, जिससे चंद्रयान को लॉन्च किया गया था, चंद्रयान सेकेंड को, तो PSLV का फुल फॉर्म होता है द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसकी इसरो द्वारा ऑपरेट किया जाता है इन दोनों लॉन्च व्हीकल को। तो क्या अब इसरो ने यह काम शुरू किया है? तो इसरो मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान के हिस्से के रूप में दिसंबर 2021 में पहला मानव रहित मिशन लॉन्च करेगा, और जिसको GSLV Mark 3 के द्वारा लॉन्च करेगा। तब इसरो ने शुरू किया है। तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को की गई थी। इसरो की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटका। और इसके चेयरमैन कौन है? तो के सिवान इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो निम्न में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दिया है? तो बता दें आपको, ब्रिटेन ने, ब्रिटेन की सरकार, बोरिस जॉनसन की सरकार ने बच्चों के सेहत का ध्यान रखते हुए बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस फैसला के अनुसार सुबह 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक ब्रिटेन में कोई भी जंक फूड का विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जाएगा। जंक फूड के नियम से जुड़े अगले साल से यह नियम लागू होगी, मतलब कि नेक्स्ट ईयर से यह नियम लागू हो जाएगी, जिसमें सुबह के 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक कोई भी जंक फूड का विज्ञापन कोई भी टीवी चैनल पे नहीं दिखाया जाएगा। और आपको बता दें कि उन्होंने यह फैसला बच्चों के हानिकारक भोजन से कम सामना हो, इसलिए यह फैसला लिया है। और यह फैसला बच्चों में मोटापे का मुकाबला कम करने के लिए व्यापक अभियान का भी हिस्सा है। और मोटापे की बात आई है तो हाल ही में नीति आयोग ने मोटापे के खिलाफ एक अभियान चलाया है, जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। मैंने पहले की वीडियो में करा दिया है कि मोटापे के अभियान नीति आयोग ने कौन सा अभियान चलाया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 7 है कि तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता है? तो तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियन की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर स्वर्ण पदक का खिताब अपने नाम किया है। दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक का खिताब अपने नाम किया है? स्वर्ण पदक का खिताब अपने नाम किया है। आपको बता दें कि पेरिस में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के मिक्स्ड में आनुत दास और दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। और इन दोनों भारतीय तीरंदाजों ने फाइनल में नीदरलैंड की टीम को 5-3 से भी पराजित किया था। और दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है किसको हराकर? रूस की इलिना ओसेपोवा को 6-0 से हरा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया? तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा बन गया। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अनुसार राज्य में पिछले 3 वर्षों से एक भी रेबीज का मामला सामने नहीं आया है। तो आपको पता ही होगा कि रेबीज कौन सा बीमारी है? तो यह कुत्ते के काटने से होता है और यह कुत्तों में भी पाया जाता है। और रेबीज के बारे में मैं आपको WHO की राय बता दूं तो WHO के अनुसार रेबीज एक वैक्सीन रोकथाम योग्य वायरल बीमारी है जो लगभग 150 देशों और क्षेत्रों में मौजूद है। मनुष्य में रेबीज के संक्रमण
के 99% योगदान के लिए कुत्ते जिम्मेदार हैं। एशिया और अफ्रीका क्षेत्रों में कुत्ते के काटने के बाद स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता के बारे में कम जागरूकता प्रतिवर्ष लगभग 55,000 लोगों की जान ले रही है। भारत रेबीज के लिए स्थानिक मारी वाला बीमारी है, जहां दुनिया के 36% मौत का बोझ है। मतलब भारत में केवल दुनिया का 36% मौत रेबीज के कारण होता है। रेबीज का टोटल 100% में से भारत में केवल 36% मौत भारत में ही होता है रेबीज के वजह से, रेबीज के वायरस के वजह से। और रेबीज किस कारण से होता है? कुत्ते के काटने से होता है। तो आप कुत्ते पर अनावश्यक पत्थर न मारें, नहीं तो काट लेंगे तो आप भी रेबीज के शिकार हो जाएंगे और स्वर्ग सिधार जाएंगे। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पियर्सली फीमेल द ड्यूटी चंद स्टोरी के रचयिता कौन है? तो वह संदीप मिश्रा जी हैं, पियर्सली फीमेल द ड्यूटी चंद स्टोरी ये नामक पुस्तक के रचयिता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके आने वाले कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कि पियरलेस फीमेल द ड्यूटी चंद नामक पुस्तक किसने लिखा? तो संदीप मिश्रा ने यह पुस्तक लिखा। और दूती चंद कौन है? तो भारत की धावक है दूती चंद, जिन्होंने इनका विश्व रिकॉर्ड है 11.26 सेकेंड में 100 मीटर की रेस प्राप्त करना दूती चंद का। आप तो इनके बारे में जानते ही होंगे। अब अगर दूती चंद के बारे में कुछ भी जानते हैं यूनिक चीज़ तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं कुछ यूनिक चीज़ छोड़ दे रहा हूं उनके बारे में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10 है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो हाल ही में विदेशियों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? यानी कि कोई भी विदेशी का आगमन होता है तो उसके लिए सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो वह बना है आपका तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद विदेशियों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। तब यह अशगाबाद पहले नंबर का है तो दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर आपका हांगकांग है, तीसरे पर महंगा आपका लेबनान है और चौथे पर महंगा आपका टोक्यो है, जापान का है। अब यह तुर्कमेनिस्तान का शहर बना है तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल कौन सी है? तो अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। तुर्कमेनिस्तान की भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है? तो तुर्कमेनिस्तान की भाषा तुर्कमेन है। तुर्कमेनिस्तान के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो गुरबाल गुने बर्दी मुचामेदो तुर्कमेनिस्तान के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं। वहीं अगर तुर्कमेनिस्तान की बात करें, तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है? तो तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा होगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी तुर्कमेनियन नया मान्यता। तुर्कमेन नया मान्यता तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है। तो फ्रेंड्स, इस पर से हमें इतनी जानकारी मिलती है। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहिए।